आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये टैगलाइन तो आपको याद ही होगी। रिलायंस ने आज कुछ ऐसा ही दोबारा कर दिया। मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस की 40वीं एजीएम में ऐलानों की झड़ी लगा दी, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान था मुफ्त में जियो स्मार्टफोन, वो भी कुछ ऐसे फीचर्स के साथ कि अच्छे खासे स्मार्टफोन्स भी शर्मा जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन presenting the Jio phone. तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रिलायंस की सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसका इंतजार सबको था। मुफ्त में जियो स्मार्टफोन, फ्री डेटा और कॉलिंग के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्मार्टफोन लॉन्च कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने के इरादे। Today I am delighted to announce that the Jio phone will be available to all Indians for an effective price of ₹0. कहने को तो जियो फोन मुफ्त होगा, लेकिन 1,500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ, जो 3 साल बाद वापस हो जाएगी। जियो फोन कस्टमर्स को धन धनाधन ऑफर्स के तहत 153 रुपए में अनलिमिटेड डेटा भी मिलेगा। फोन की प्री बुकिंग 24 अगस्त से की जा सकेगी और आपके हाथ में फोन सितंबर तक आ जाएगा। खैर, अंदाजा तो सभी ने लगाया था कि इसमें स्मार्टफोन जैसे कुछ फीचर्स भी होंगे, लेकिन मामला अंदाजे से कुछ ज्यादा ही आगे का निकला। So let's have some music. How about something patriotic? Again, let me use voice command. जियो म्यूजिक पे वंदे मातरम सुनाओ। इसके अलावा रिलायंस ने आपके टीवी को मोबाइल से जोड़ दिया है। इसके लिए आपको 309 रुपए का प्लान लेना होगा और मोबाइल से अपने टीवी को जोड़ सकते हैं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। जियो का स्मार्टफोन का ऐलान कर मुकेश अंबानी की चाह टेलीकॉम किंग बनने की है। मुफ्त स्मार्टफोन के पीछे मुकेश अंबानी की क्या सोच है, इस रिपोर्ट में देखिए। जियो को लॉन्च कर मुकेश अंबानी ने इंटरनेट यूजर्स की तो बल्ले बल्ले कर दी। जियो की मुफ्त सर्विस ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों की हालत खराब कर दी। अब मुकेश अंबानी की नजर टेलीकॉम लीडर बनने की है। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुकेश अंबानी ने मुफ्त में स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। अब आपको ये बताना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि मुकेश अंबानी के इस फ्री फोन के पीछे आखिर सोच क्या है। अभी देश में 78 करोड़ हैंडसेट बाजार में है। इसमें 50 करोड़ से ज्यादा हैंडसेट 2G प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। बस यहीं पर मुकेश अंबानी की सारी स्ट्रैटेजी है। वो इस 50 करोड़ हैंडसेट को अपने जियो स्मार्टफोन से रिप्लेस करना चाहते हैं। वैसे भी कस्टमर को अगर फ्री में फोन और 4,000 रुपए महीने वाले 2G स्पीड की जगह सिर्फ 153 रुपए में 4G स्पीड वाली स्कीम मिले तो वो शिफ्ट हो भी जाएगा। यानी सारा खेल वॉल्यूम का है। मुकेश अंबानी का लक्ष्य हर हफ्ते 50 लाख फोन बेचने का है, यानी 2 करोड़ नए ग्राहक हर महीने वो अपने सब्सक्राइबर बेस में जोड़ेंगे और साल भर में 24 करोड़ नए कस्टमर जुड़ेंगे। Nobody believed that we could acquire customers fast enough to justify our over 200,000 crore investment in the world's largest greenfield 4G LTE all IP network. मुकेश अंबानी की अब 1 साल में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पीछे छोड़ने की योजना है। अभी रिलायंस के पास 12.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, यानी साल भर के अंदर वो एयरटेल, वोडाफोन से सब्सक्राइबर के मामले में कहीं आगे निकल जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किस टेलीकॉम कंपनी के पास कितने ग्राहक हैं। फिलहाल नजर डालें तो एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर का बादशाह है। पूरे मार्केट में उसकी हिस्सेदारी 29.62% है। कुल कस्टमर है 28 करोड़। इसके बाद आता है वोडाफोन, जिसके पास 21 करोड़ कस्टमर हैं। फिर 19.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ आइडिया का नंबर आता है। फिर आता है जियो का नंबर, जिसके पास 12.5 करोड़ कस्टमर्स हैं।
ठीक 1 साल बाद जियो का कस्टमर बेस 35 करोड़ के करीब हो जाएगा, जो कि एयरटेल और वोडाफोन को परेशान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुफ्त फोन के अलावा एक और खुशखबरी उनके शेयर धारकों के लिए रही। मुकेश अंबानी ने एक के बदले एक बोनस शेयर देने का ऐलान किया है और यह देश का अब तक का सबसे बड़ा बोनस इशू है। रिलायंस ने 12 साल पहले बोनस शेयर जारी किया था। इसके अलावा शेयर धारकों को 13 रुपए का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। I had committed to you last year that we would reward shareholders at the completion of our investment cycle. This is our 40th year, and all of you have heard Dhirubhai's voice in this auditorium after 15 years. Your board has decided to recommend a bonus issue of 1:1 share that is 1 bonus share for every share that you own. This is the largest bonus issue ever by any company in India so far. रिलायंस के एजीएम में कुछ भावुक पल भी आए। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सफलता को अपने पिता और फाउंडर धीरूभाई अंबानी को समर्पित किया। उसके बाद मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन भी भावुक हो गई। These 40 years of achievements and records to only one person, to our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani. And all through this 40 years, I am grateful to my mother, Srimati Kokilaben, who is present with us here today. Thank you. आगे बढ़ते हैं और दिन की कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। रेल में सफर के दौरान मिलने वाला खाना आपको बीमार बना सकता है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे में मिलने वाला फूड इंसानों के लिए खाने लायक ही नहीं है। सीएजी और रेलवे की जॉइंट टीम ने 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों का मुआयना करने के बाद रेलवे की केटरिंग सर्विस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या आया इस रिपोर्ट में, देखिए। खाने के इर्द गिर्द मक्खी और चूहे, बेवरेजेस में गंदे पानी का इस्तेमाल, इंसानों के लायक नहीं ये खाना। रेलवे के खाने पर गंभीर सवाल। सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रेलवे के जिस खाने को रोजाना हजारों लोग खाते हैं, उसके बारे में ऐसे खुलासे हुए हैं कि सुनकर कोई भी सिहर उठेगा। संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट ने रेलवे में मिलने वाले खाने पर गंभीर सवाल उठा दिए। सीएजी रिपोर्ट में यहां तक कह दिया गया है कि रेलवे में परोसे जाने वाला खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। भारतीय रेलवे की कैटरिंग सर्विस पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रेनों और स्टेशनों पर परोसी जा रही चीजें प्रदूषित हैं। डिब्बा बंद और बोतल बंद चीजों को उनके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए तयशुदा टाइम पीरियड के गुजर जाने के बावजूद बेचा जा रहा है। इसके अलावा स्टेशन पर अनऑथोराइज्ड ब्रांड की पानी की बोतलें बेची जा रही हैं। ऑडिट में यह भी पाया गया कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसके अलावा ट्रेन में बिक रही चीजों का बिल न दिए जाने और फूड क्वालिटी में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। सीएजी और रेलवे की ज्वाइंट टीम ने 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों का मुआयना किया। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि बेवरेजेस को तैयार करने के लिए नल से सीधे मिलावटी पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
कूड़ेदान ढके नहीं थे और उनकी नियमित सफाई भी नहीं हो रही थी। खाने की चीजों को मक्खी, कीड़ों और धूल से बचाने के लिए उन्हें ढककर नहीं रखा जा रहा था। इसके अलावा ट्रेनों में चूहे, कॉकरोच पाए गए। सीएजी के मुआयने के दौरान किसी भी ट्रेन में वेटर और कैटरिंग मैनेजरों के पास बेची जाने वाली चीजों से जुड़ा मेन्यू और रेट कार्ड नहीं मिला। रिपोर्ट में लिखा है कि खाने की चीजें तयशुदा से कम मात्रा में बेची जा रही थी। इस बात का भी जिक्र है कि रेलवे स्टेशन में ओपन मार्केट की तुलना में ज्यादा कीमत पर चीजें बेची जा रही थी। इन तमाम खामियों के लिए ऑडिट रिपोर्ट में रेलवे में बार बार बदलती कैटरिंग पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी में बार बार बदलाव करने से यात्रियों को कैटरिंग सर्विस मुहैया कराने वाले मैनेजमेंट पर अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेल प्रशासन जरूरी बेस किचन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाने में नाकाम रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे के 7 जोन्स में कैटरिंग सर्विस के लिए प्रावधानों का ब्लूप्रिंट ही नहीं तैयार किया गया। साफ है, सीएजी की रिपोर्ट के बाद रेलवे को खाने की सर्विस को लेकर आमूल चूल बदलाव करने की जरूरत है। समीर दीक्षित, जी मीडिया। ईपीएफओ लगातार पीएफ क्लेम का समय घटाने की कोशिश में है और अब आपको पीएफ निकालने के लिए ना कोई फॉर्म भरना होगा और ना ही दफ्तर के चक्कर काटने होंगे। जानकारों की माने तो पीएफ ट्रांसफर की आसान सुविधा देने से खाता धारकों में पीएफ निकासी की प्रवृत्ति कम होगी। क्या है नई प्रक्रिया, इस रिपोर्ट में देखिए। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर करवाना या उसे निकालने में अक्सर पसीना निकल जाता था। साल नहीं तो महीनों तो लग ही जाते थे, लेकिन जल्द इस दिक्कत से निजात मिलेगी। अब पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने में पुरानी कंपनी की कोई भूमिका नहीं होगी। अगर ट्रांसफर करना है तो नई कंपनी की मंजूरी के बाद आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। विड्रॉल में किसी कंपनी की कोई भूमिका नहीं होगी। इस तरह पीएफ क्लेम करने का लंबा प्रोसेस खत्म होने वाला है। ईपीएफओ एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसमें नई कंपनी ज्वाइन करने पर पिछली कंपनी के पीएफ के लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी ईपीएफओ डिपार्टमेंट की होगी कि आपके पीएफ की रकम कैसे ट्रांसफर होगी। इसके लिए आपको ईपीएफओ डिपार्टमेंट को सिर्फ इस बात की जानकारी देनी होगी कि आपने कंपनी बदल ली है। ये जानकारी ऑनलाइन या फिर फोन के जरिए भी दी जा सकेगी। सूत्रों के मुताबिक सब्सक्राइबर को ये सुविधा देने के लिए सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं और नवंबर से ये सुविधा शुरू हो सकती है। लेकिन इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना होगा। एक बहुत ही मददगार स्टेप है कामगारों के लिए, जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, क्योंकि पहले एक बड़ी मुश्किल प्रक्रिया हुआ करती थी अमाउंट को एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर दिया गया है डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमने उसको आधार से, ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इससे लिंक कर दिया है। तो इससे एक तो बहुत ही सिक्योर हो जाता है, कोई इसमें गलती की संभावना नहीं जाती है। दूसरी बात क्या है कि जब आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर ज्वाइन करने का कंफर्मेशन ही एक चीज़ होती है कि उसने वो जगह ज्वाइन कर लिया है। क्लेम जल्दी मिल सके, इसके लिए ईपीएफओ ने कुछ शर्तें रखी हैं। अब दूसरी कंपनी ज्वाइन करने की जानकारी देने के साथ ही उन्हें कर्मचारियों को अलग यूएएन आधारित फॉर्म 19 भरना होगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आपका यूएएन नंबर के अलावा आधार नंबर अपडेटेड हो। इसी आधार पर आपकी केवाईसी हो जाएगी। ईपीएफओ 1 हफ्ते के अंदर आपका पीएफ सेटलमेंट कर देगा। अगर संभव हो तो क्लेम www.unifiedportal.epfindia.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई करें। इस सुविधा से ईपीएफओ के करीब 4 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर को राहत मिलेगी, जिन्हें पीएफ ट्रांसफर या निकालने के लिए पिछली कंपनी को अप्रोच करना होता है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। 60 साल या फिर इससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने आज प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नाम से एक पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है। स्कीम को वरिष्ठ नागरिक एलआईसी से ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिक के लिए 10 साल के लिए 8% का निश्चित रिटर्न है और ये स्कीम 4 मई 2017 से शुरू हो चुकी है और अगले 1 साल तक ली जा सकेगी। इसमें निवेश मासिक, तिमाही, छमाही या फिर सालाना तौर पर किया जा सकेगा, जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है। इसके अलावा इसमें निवेश की न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी तय है। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे 1000 रुपए महीना पेंशन मिले तो 1.5 लाख रुपए तक का निवेश सालाना उसे करना होगा। 12,000 रुपए सालाना चाहता है तो उसे 1,44,578 रुपए निवेश करना होगा
और जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी के पहले पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो 98% पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर पेंशन धारक की मौत 10 साल की मैच्योरिटी से पहले ही हो जाती है तो बाकी रकम नॉमिनी को दे दी जाएगी और 3 साल बाद कुल निवेशित पैसे पर 75% तक आप लोन भी ले सकते हैं। Today's world of reducing interest rates is a fairly respectable rate of return, particularly for senior citizens, and it's a return which is exempted from any form of service tax which existed before the 30th of June or the GST thereafter, and therefore this becomes an absolute return for the senior citizen itself. And I'm sure with the formal launch today, as against the soft launch which took place, more and more people are going to avail themselves of this particular scheme. सरकार वित्त वर्ष में बदलाव पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में यह जानकारी दी। वित्त मंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष को कैलेंडर ईयर के मुताबिक करने पर विचार चल रहा है। इसका मतलब ये कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की जगह वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो सकता है। वित्त वर्ष के मुताबिक इस बारे में एक गठित कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है और जेटली ने यह भी पूछा गया उनसे कि क्या सरकार बजट को नवंबर या फिर दिसंबर में पेश करने पर विचार कर रही है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर फिलहाल विचार नहीं किया गया है। आपको बताएं कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य की अध्यक्षता में सरकार ने कमेटी का गठन किया था। वित्त वर्ष बदलने से सरकार को कई तरह के बदलाव करने होंगे, जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर भी शामिल है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए बुरी खबर है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने ऑडिट में पाया कि कंपनियों ने वित्त वर्ष 2011 से 2015 के बीच कम आय दिखाई है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 कंपनियों ने कम रेवेन्यू दिखाया। इन कंपनियों में भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, आरकॉम और एसएसटीएल शामिल हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन कंपनियों ने 61,064 करोड़ रुपए की कम आय दिखाई। सीएजी का कहना है इससे सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज और लाइसेंस फीस के तौर पर उन्हें 7,698 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीएजी के मुताबिक प्रमोशनल स्कीम की वजह से इन कंपनियों ने कम आय दिखाई है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कहा है कि फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर के लिए फ्लोर प्राइस तय करने का समय नहीं आया है। ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से मुलाकात के बाद कहा कि अभी फ्लोर प्राइस तय करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सभी टेलीकॉम कंपनियों के बीच सहमति है। सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान आइडिया ने फ्लोर प्राइस तय करने की मांग की, जबकि जियो ने इसे कंपटीशन के खिलाफ बताया। The consensus or the, at the end of the meeting was that for the time being, as of now, we don't need to pursue the idea of fixing a floor price. And then when the, things again get discussed in future, then we will, who knows the future, but as of now, we have decided not to pursue this part. So we will not be having any further discussion or consultation on this issue. गोल्ड इंपोर्ट पर 10% एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन फिर भी हम आपको कहें कि सोना 1% की ड्यूटी पर आयात हो रहा है तो आप मानेंगे क्या? और वो भी सरकारी नियम के अनुसार। दरअसल दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसी का फायदा उठा रहे हैं गोल्ड इंपोर्टर्स। ये पूरी रिपोर्ट में समझिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों से गोल्ड मंगाकर बुलियन ट्रेडर सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। भारत का साउथ कोरिया, इंडोनेशिया सहित कुछ देशों के साथ एफटीए है और इन देशों से 50 ग्राम या उससे कम वजन के यूनिट्स में सोने के सिक्के या गहनों के इंपोर्ट पर सिर्फ 1% ड्यूटी भरनी पड़ती है। जानकारों के मुताबिक इन नियमों का फायदा उठाते हुए इंपोर्टर्स बड़े पैमाने पर छोटे यूनिट में गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर इन सिक्कों और गहनों को पिघलाकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इसका मतलब कि 10% की जगह गोल्ड इंपोर्ट पर सिर्फ 1% ड्यूटी भर रहे हैं। जीएसटी के बाद इन देशों से गोल्ड इंपोर्ट और बढ़ने की आशंका है।
गोल्ड इंपोर्ट करते थे वहाँ 10% के हिसाब से अपने ड्यूटी मिलती थी, उसकी जगह जो ये टोटल फ्री ट्रेड जोन कोरिया के साथ भारतीय गवर्नमेंट का अपना ऐसा करार है, 50 ग्राम कॉइन और उसके नीचे की जो कॉइन और ज्वेलरी में जो अपना टैक्स बेनिफिट मिलता है उसका बड़े भारत के व्यापारियों बहुत बड़ी तरीके से और होशियारी से लाभ ले रहे हैं। भारत के कई बुलियन कारोबारियों ने इस पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश भी की है। पिछले साल इसी तरीके से साउथ कोरिया से 150 टन सोना भारत आया। जानकारों के मुताबिक इस साल अप्रैल से अब तक साउथ कोरिया से 100 टन सोना भारत आ चुका है। सरकार ने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, लेकिन कुछ गोल्ड इंपोर्टर्स इसकी कमियों का फायदा उठाकर सरकार को रेवेन्यू की चपत लगा रहे हैं। सरकार की नीति के अंदर जो क्षति है उसका दुरुपयोग करके सरकार को ही करोड़ों का चूना लगा रहे हैं एक्सपोर्टर। अब इस मुद्दे पर सरकार को नए सिरे से सोचना होगा ताकि नुकसान भी न हो और सरकार की नीति का सही रूप से इस्तेमाल भी हो। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। जीएसटी लागू होने के बाद गुजरात की फार्मा इंडस्ट्री को होने वाला है टैक्स छूट के बाद पहाड़ी राज्यों में शिफ्ट हुई फार्मा इंडस्ट्री एक बार फिर से गुजरात लौटने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी राज्यों के टैक्स हॉलिडे के चलते गुजरात से शिफ्ट हुई दवा इंडस्ट्री जीएसटी के बाद एक बार फिर राज्य में लौटने लगी है। एक वक्त दवा उत्पादन में गुजरात की 45% हिस्सेदारी थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों को इंडस्ट्री लगाने पर टैक्स छूट मिलनी शुरू हुई तो राज्य की कई दवा उत्पादन कंपनियां इन राज्यों में शिफ्ट हो गईं। इससे गुजरात की हिस्सेदारी घटकर 30% रह गई। अब जीएसटी के बाद बड़े बड़े फार्मा प्लांट लौटने लगे हैं। जीएसटी लागू जैसे हुआ तो हम हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन हम गुजरात में कर रहे हैं, क्योंकि अब जीएसटी लगने से हमें एडवांटेजेस हैं कि टैक्स दर एक हो गया है और यहाँ पे ये बेस लोकेशन है तो यहाँ से पूरी इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। ह्यूमन एक्विजिशन, टैलेंट एक्विजिशन काफ़ी अच्छा है और गुजरात हैज़ ऑलवेज बीन फार्मा हब फॉर द एंटायर इंडिया। देश में सालाना दवा का कारोबार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। गुजरात में अभी करीब 750 छोटी बड़ी दवा कंपनियां हैं, 30 से ज्यादा फार्मा R&D सेंटर और 82 फार्मा कॉलेज हैं। यहाँ इंडस्ट्री के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा दवा कंपनियों को आकर्षित करता रहा है। गुजरात में कई पोर्ट होने के चलते कंपनियों का एक्सपोर्ट खर्च घटता है, साथ ही रॉ मटेरियल मंगाना भी आसान हो जाता है। साथ ही यहाँ आसानी से स्किल्ड मैन पावर भी मिल जाती है। इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए गुजरात सरकार के पास नए प्लांट के लिए 40 से ज्यादा अर्जियां मिली हैं। अभी जो जीएसटी आ गया है तो टैक्स अक्रॉस द पान इंडिया वन टैक्स बन गया है, तो अभी गुजरात के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है स्पेशली फार्मा है तो ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि उसका अभी साइन हमको शुरू हो गया है। क्योंकि जो न्यू फैसिलिटी आती है तो दे कम फॉर उसका प्रोजेक्ट और प्लान ड्राइंग अप्रूव करवाने के लिए यहाँ आते हैं। काफ़ी नया कंपनी आएगा, छोटा मोटा सब जो गुजरात से बाहर गए हो तो वापस आएंगे और दूसरी कंपनी भी आएंगे यहाँ। गुजरात में अभी सालाना 60,000 करोड़ का दवा कारोबार है, जिसे अगले 3 साल के बाद 75,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। जीएसटी से अमूमन हर सेक्टर को भविष्य में लाभ ही होने वाला है, लेकिन गुजरात का फार्मा सेक्टर है वो ज़्यादा लाभ पाएगा। इससे न केवल राज्य में ज़्यादा कंपनी आएगी, लेकिन इसके जरिए हजारों लोगों को नया रोजगार भी मिल सकता है। केतन जोशी, जी मीडिया, गांधीनगर। राजधानी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए सरकार ने मेगा तैयारी शुरू कर दी है। द्वारका, नरेला, रोहिणी में खाली जमीनों पर डीडीए मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी के सभी मानक शामिल होंगे। द्वारका में 200 हेक्टेयर, नरेला में 218 हेक्टेयर और रोहिणी में 259 हेक्टेयर खाली जमीन पर ये प्रोजेक्ट बनेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में रेजिडेंशियल फ्लैट के अलावा कमर्शियल डेवलपमेंट भी होंगे और ये डेवलपमेंट ट्रांजिट ओरिएंटेड मॉडल पर होंगे, जहां पर लोगों को डोर स्टेप तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं मिले, साथ ही ऑफिस, घर और मार्केट भी नजदीक हों। इस इंटीग्रेटेड सिटी प्रोजेक्ट के लिए डीडीए अगले महीने के दूसरे हफ्ते में नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और करारा झटका देते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मिलने वाला फंड रोक दिया है।
पेंटागन ने वित्त वर्ष 2016 के लिए सैन्य फंड देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2250 करोड़ की आर्थिक मदद रोक दी है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर अमेरिका ने ये फैसला किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कांग्रेस से कहा कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अमेरिका ने मदद रोकने का फैसला किया। अमेरिका ने लगातार दूसरे साल पाकिस्तान पर एंटी टेरर फंडिंग रोक लगाई है। इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डाल चुका है जो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देते हैं। अमेरिका की तरफ से बड़ी अहम डिसीजन है। इसी माफी की डिसीजन पुरानी सरकारों ने भी ली। साफ तौर पे पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा जिसके तहत वो हक्कानी नेटवर्क की कार्रवाई को रोक सके। इस बुलेटिन में बस इतना। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।